नमस्कार, समाजलाइव.in से मैं महेश शर्मा। कोरोना के दौर के बाद जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें प्रवासी श्रमिकों की वापसी अपने राज्यों, अपने घरों को, अपने गाँव को, अपने शहरों को बहुत तेज़ी से हो रही है। भारी संख्या में लोग लौट रहे हैं। उड़ीसा का भी यही हाल है। उड़ीसा में 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग 13 लाख प्रवासी श्रमिक थे, जिसमें से एक रिपोर्ट के अनुसार 2,30,000 प्रवासी श्रमिक अब तक लौट चुके हैं। ट्रेनों से, बसों से, पैदल, साइकिल से या जो भी साधन उनके पास रहा, ऐसी रिपोर्ट बताई जाती है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी सरकार के सामने चुनौती है कि वो इन प्रवासी श्रमिकों को कैसे रिहेबिलिटेट करेगी, कैसे उन्हें रोज़गार मुहैया कराएगी, कैसे उनका जीवन यापन होगा। हालांकि इसको लेकर के सरकार की तरफ से बयान आए हैं कि उन्हें मनरेगा में एडजस्ट किया जाएगा और मनरेगा के जो कार्य दिवस होते हैं वो बढ़ाए जाएंगे, 200 दिन तक किए जाएंगे और उसमें जो भी उनको रेमुनरेशन, पारिश्रमिक जो भी मिलेगा, उससे वो अपना परिवार का पालन पोषण, अपना जीवन यापन वो कर सकते हैं। बात अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बहुत ही ठोस तरीके से इस दिशा में सरकार ने कोई एक कदम आगे बढ़ाया है? अगर हम ग्रासरूट लेवल पे जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छी तस्वीर नहीं दिखती है, क्योंकि पहले सरकार ने जहां एक तरफ ये कहा था कि जो लोग भी प्रवासी श्रमिक आएंगे तो वो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उनका एक ऑफिशियल पोर्टल था जिसमें कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई भी। फिर ये हुआ कि जिनके पास आधार कार्ड उनको लेंगे, इस तरह की तमाम बातें होती रहीं, लेकिन उनका अक्षरशः पालन नहीं हो पाया। तो अभी भी हमारे राज्य में हज़ारों की संख्या में क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ पर प्रवासी श्रमिकों को रखा गया है, सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन अब उस दिशा में कि वहाँ से वो जब भी रिलीव होंगे फिर अपने घरों को जाएंगे, फिर वो करेंगे क्या? क्योंकि उनका सारा पैसा तो वहीं ख़त्म हो गया जहाँ से वो आए थे। महंगे महंगे संसाधनों से आए, बहुत मुसीबत झेल के आए, उनके पैरों के छाले अभी भी बरकरार हैं। लेकिन क्या सरकार इस तरफ कुछ सोच रही है कि क्या उनको वो रोज़गार की गारंटी, उनके वेतन की, उनके पारिश्रमिक की कोई गारंटी दे सकेगी भविष्य में? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो एक चर्चा में हैं। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मानस बाबू। मानस बाबू सिटीजन एक्शन ग्रुप के कन्वीनर हैं और इन्होंने श्रमिकों पर, खासकर मनरेगा पर बहुत अच्छा काम किया है और एक जाने माने उड़ीसा के सोशल वर्कर हैं। मानस बाबू नमस्कार। नमस्ते। मानस बाबू, कोरोना के बाद जो ये लॉकडाउन शुरू हुआ है और जो तमाम चुनौतियां हर क्षेत्र में मिल रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जीवन को एक बार उसके पुनर्निर्माण की, मतलब लाइफ रिबिल्डिंग की बात आ रही है। और खासकर जो प्रवासी श्रमिक है जो भारी संख्या में आ रहे हैं, वो राज्यों में उड़ीसा जैसे राज्य के लिए भारी चुनौती बनते जा रहे हैं कि उन्हें किस तरह जॉब मुहैया कराएंगे, कैसे उनके लाइवलीहुड की व्यवस्था की जाएगी। तो इस पर आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक जो भी कदम उठाए गए वो क्या संतोषजनक हैं या आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार, उसमें कुछ आपने मॉनिटरिंग की है? सबसे पहले बात है कि अभी जो कोरोना के प्रभाव से जो लड़ रहे हैं, ये इसको आप समझ लीजिए कि एक आपदा का हम फेस कर रहे हैं, आपदा को। और ये समय जो है, जो सरकार काम कर रही है, इसको सबसे जो बड़ा मापदंड जिससे नापना चाहिए वो ये है कि क्या लोगों को सरकार कोरोना से बचा पा रही है, और जो लोग कोरोना से प्रभावित है, क्या उनको जो उनके जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं, क्या उनको वो सरकार मुहैया कर पा रही है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि इसकी एक लंबी अवधि का क्या पहल है सरकार का, तो मुझे लगता है कि आज के दिन में उड़ीसा सरकार का क्या पहल है, केंद्र सरकार का क्या पहल है, ये हम लोग इसको एक आपदा नियंत्रण के हिसाब से देखना ही उचित रहेगा। क्योंकि अभी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नज़रिए से राज्य सरकार, केंद्र सरकारों का काम शायद कुछ शुरू हुआ है, लेकिन लोगों के सामने इतना नहीं आया है कि भाई लॉन्ग टर्म में क्या होगा। तो पहले शॉर्ट टर्म की बात किया जाए कि अभी तुरंत सरकार क्या कर रही है। तो तुरंत सरकार क्या कर रही है अगर देखें तो एक्टिविस्ट लोगों को सरकार का प्रशंसा बहुत कम करने को मौका मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक अभी का जो सरकार, उड़ीसा सरकार का जो काम है, वो हम लोगों को एक तरीके से मजबूर कर रहा है ये कहने के लिए कि हाँ, सरकार का जो काम है
वो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। इसमें क्या अच्छा काम हुआ है अगर कहें तो मुझे लगता है कि सबसे उम्दा जो काम हुआ है उड़ीसा सरकार का वो ये है कि अपने लोगों को वापस लाना। शायद ये काम 2 महीने पहले हो सकता था। 2 महीने पहले अगर ये होता तो अभी जितने लोग वापस आ रहे हैं उनमें से जितने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं अगर 2 महीने पहले आते तो शायद इसकी संख्या काफ़ी कम होती। लेकिन एक केंद्रीय लॉकडाउन था, केंद्रीय लॉकडाउन ख़त्म हुआ, उसके बाद लोग बसों से आए, फिर ट्रेन से आए। लेकिन ये बसों ट्रेन से जब से लोग आ रहे हैं तब से उड़ीसा में कोरोना प्रभावित लोगों का संख्या बढ़ रहा है। लेकिन सरकार ने तो लॉकडाउन अचानक घोषित कर दिया, 2-3 दिन का भी गैप दे दिया, तो उसमें लोग कैसे? हाँ, ये देखिए, ये तो उड़ीसा सरकार का काम नहीं था। ये जो लॉकडाउन नेशनल लॉकडाउन था, तो नेशनल लॉकडाउन में देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि हम लोग जब 10वीं का एग्ज़ाम होता है उससे 2 महीना पहले स्कूलें छुट्टी कर दी जाती है बच्चों के लिए। लॉकडाउन हो जाता है स्कूल का कि वो लोग क्लास में नहीं आए, घर में रहें और पढ़ाई करें। अब 2 महीने पढ़ाई करें और फिर एग्ज़ाम में आएँ तो जाहिर है कि अगर तैयारी अच्छा किए होंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन मान लीजिए 2 महीने में अगर बच्चा खेलने कूदने लगा, सिनेमा देखने चला गया, तो 2 महीने का अवधि ख़त्म तो हो गया लेकिन परीक्षा की तैयारी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बार जो हमारी गलती हुई है ये हुआ कि 2 महीने का छुट्टी तो हमने दे दिया कि भाई तैयारी करेंगे परीक्षा का, लेकिन अब परीक्षा का तैयारी हम लास्ट मिनट में कर रहे हैं। जैसे ये जो प्रवासी श्रमिकों को ले आने का जो काम है, ये अगर हम लॉकडाउन के शुरुआती दौर में कर लेते तो अभी तक मामला काफ़ी ठंडा हो गया होता। तो ये एक चीज़ है, ये आपका बात सही है कि सरकार शायद इसको और बेहतर मैनेज कर सकती थी। लेकिन ये भी है कि सरकार के पास जानकारी कितनी थी। क्या सरकार उस समय सोच रहे थे कि 3 महीने तक लॉकडाउन चलेगी? शायद सरकार सोचे, एक बार बात हुआ था कि 21 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब जब हम रेट्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं तो कहना आसान है, दिखता है कि इन लोगों को ले आना जल्दी करते तो अच्छा रहता। बसों में नहीं करते। ये एक जो डिसीजन लिया गया है कि सिर्फ बसों से आएंगे, वो बहुत ही खतरनाक निर्णय था। खतरनाक मतलब लोग एक्सीडेंट से भी मरे। लेकिन इसके अलावा एक बस की कहानी मैं बताऊं, झारखंड में सूरत से एक बस आया, उसमें 56 लोग थे। 56 में से 20 लोग पॉजिटिव पाए गए। अब जब वो बस सूरत से चली थी, क्या उसमें 20 लोग पॉजिटिव थे, या फिर सूरत से पहुंचते पहुंचते झारखंड शायद 5 में से 20 हो गए या 10 में से 20 हो गए? इसमें ये भी तो हो सकता था कि जिस राज्य से भी उड़िया प्रवासी श्रमिक आ रहे होंगे, उनको अगर पहले से उन सरकारों को उड़ीसा की सरकार कहती कि आप उनकी टेस्टिंग कर लें और अगर वो पॉजिटिव हैं तो आप उनको कोविड हॉस्पिटल में रखें, या आपको लगता है कि थोड़ा सा बगैर लक्षण वाले कुछ हैं, आप उनको क्वारंटाइन सेंटर पर रखें, बाकी लोगों को भेज दें, फिर वो जब ठीक हो तब भेज दें। ये भी तो एक वे आउट हो सकता था। ये नहीं हुआ। देखिए, हमारा देश जो है वो फेडरल, तो कहीं ना कहीं तो सरकार की अदूरदर्शिता रही। मुझे लगता है कि इसमें अगर कहें तो दो बड़ी खामियां थी जी। एक बड़ी खामी थी कि मेरे राज्य में जो मेरे लोग हैं जी, इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार ले रही है, सारे राज्य में ले रही है, कम बेसी लेकिन ले रही है। मेरे राज्य में दूसरे राज्य के लोग हैं, उसकी जिम्मेवारी अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से ले रही है। सुनने में आ रहा है कि केरल में बहुत अच्छा लिया जा रहा है, तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि केरल से कोई पैदल आता हुआ अभी तक नहीं मिला, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कितना सच्चाई है, लेकिन ये सुनने में आता है। लेकिन ये भी सुनने में आता है कि महाराष्ट्र से और बंगाल से बहुत लोग पैदल आए। तो राज्य सरकारें जो अपने राज्य में जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों के थे, उनको राज्य के बाहर का समझा, भारतीय कम समझा। अगर ये सारे श्रमिकों को सारे राज्य भारतीय के हिसाब से ट्रीट करते तो मुझे लगता है कि ये जो इतने लोगों को आना पड़ा
या फिर अभी जाएंगे नहीं जाएंगे ये सवाल आ रहा है, ये सवाल शायद नहीं आता। लेकिन यानी रीमाइग्रेशन का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं? नहीं, अभी रीमाइग्रेशन के आपने जैसे कहा, रीमाइग्रेशन को लेके बहुत लोगों के मन में शक है, लेकिन मुझे लगता है कि रीमाइग्रेशन का कोई शॉर्ट टर्म हल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोरोना के वजह से माइग्रेशन, बिहार से माइग्रेशन, उड़ीसा से माइग्रेशन, यूपी से माइग्रेशन ठप नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग एडजस्ट कर लेंगे। और कई अलग अलग टाइप का माइग्रेशन है। जैसे अगर आप पश्चिम उड़ीसा का माइग्रेशन देखें, बलांगीर का, बरगढ़ का, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, पूरे फैमिली सहित जाते हैं, ईंट भट्टों में काम करते हैं और फिर 4 महीने के बाद वापस आ जाते हैं। ईंट का सीजन खत्म होता है तो अपने खेती में आ जाते हैं। वो एक टाइप का माइग्रेशन है। जो लोग सूरत जाते हैं काम करने के लिए, गोवा जाते हैं काम करने के लिए, केरल जाते हैं काम करने के लिए, महाराष्ट्र जाते हैं काम करने के लिए उड़ीसा से, वो पूरे साल के लिए जाते हैं। तो उनमें से बहुत सारे लोग धीरे धीरे वहाँ पे अपना परिवार भी बसा लेते हैं। तो ये जो दूसरा टाइप के लोग हैं, वो लोग मतलब वो रोजी मजदूरी के लिए नहीं गए, वो चाहते हैं कि उड़ीसा में जो उनको मिल रहा है उससे कुछ बेहतर उनको मिले, क्योंकि उड़ीसा में उस टाइप का एम्प्लॉयमेंट नहीं है जिस टाइप का एम्प्लॉयमेंट सूरत में मिल रहा है। तो और आगे हम लोग जब बात करेंगे मनरेगा के बारे में, तो मनरेगा क्या कर सकता है, वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। भाई कौन लोग जो है जो मनरेगा के वजह से रुक जाएंगे और कौन लोग मनरेगा के वजह से नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि इनके जो ड्रीम है वो मनरेगा मजदूरी से ऊपर का ड्रीम है। मानस जी, उसमें एक चीज़ और भी है कि ये ज़्यादातर श्रमिक ऐसे हैं जो अस्थायी हैं, टेम्परेरी हैं, उनका जॉब सिक्योरिटी तक नहीं। जैसे ईंट भट्टा वाले को ले लीजिए, आप अभी एग्जांपल साइट किया, उनका क्या जॉब सिक्योरिटी है, उनका क्या सोशल सिक्योरिटी है? रजिस्ट्रेशन तक तो होता नहीं है। जिन राज्यों में जाके काम करते हैं वहाँ तक उनका पंजीकरण होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे श्रमिक हैं, अगर हम 13 लाख श्रमिकों में से अभी तक जो भी आए हैं और भी तेज़ी से आ रहे हैं वापस, और अगर मान लीजिए हम कहते हैं 8-10 लाख भी आ गए, तो आप उनको सबको मनरेगा में कैसे खपा पाएंगे? और ख़ासकर वो जो अस्थायी रहे जीवन भर, उनको आप कैसे परमानेंट मनरेगा में रखेंगे और 200 दिन का रोज़गार भी देंगे? आपके पास काम कहाँ है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो पहली बात, जो आपका संख्या है 13.5 लाख का 2011 का, अब तो बढ़ गया होगा सर। आज सुबह का जो डेटा है राज्य सरकार का, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है लोगों का वापस आने के लिए, वो करीब 13.5 लाख का है आज सुबह तक। जो 13.5 लाख का 13.5 लाख लोग रजिस्टर कर चुके हैं वापस आने के लिए। और कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्टर नहीं कर पाए होंगे या नहीं करना नहीं चाहा होगा। तो इतने लोग तो आ रहे हैं। अब जो लोग वापस आए हैं उनकी 2 ज़रूरतें हैं। एक ज़रूरत है कि जब तक वो नया कोई धंधा शुरू नहीं कर सकते तब तक वो क्या करेंगे, और वो काम के लिए मनरेगा बहुत ज़रूरी हो सकता है। ये जो 200 दिन की मनरेगा की मजदूरी, ये किसी के लिए लाइवलीहुड नहीं हो सकता। देखिए, मनरेगा लाइवलीहुड नहीं है, मनरेगा एक सप्लीमेंट्री प्रोग्राम है। मतलब किसी को अगर खेती बाड़ी में साल में 150 दिन की मजदूरी मिल रही है और 100 दिन की मजदूरी मनरेगा में मिल गई तो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी को खेती बाड़ी से सिर्फ 30 दिन 40 दिन की ही मजदूरी मिल पा रही है तो मनरेगा में आप कितना दिन देंगे? और मनरेगा जो है मतलब ये थोड़ा अजीब सुनने में लग सकता है कि देखिए, अर्थनीति तो मनरेगा से नहीं चल सकता। मनरेगा एक सेफ्टी वाल्व है कि अगर काम नहीं मिल रहा है, मजदूरी सही नहीं मिल रहा है, तो लोग मनरेगा में जाएं। अगर हम ये मानसिकता बनाएं कि लोग अनंत काल के लिए मनरेगा पे ही निर्भर रहें, इसका मतलब हम राज्य का अर्थनीति सही तरीके से नहीं चला रहे हैं। तो लेकिन मनरेगा में भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। जैसे आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में आप पाएंगे कि जितने भी सब पहाड़ का ज़मीन है उसमें से बहुत सारा ज़मीन अच्छे से टेरेसिंग किया हुआ है। हाँ, तो टेरेसिंग किया हुआ है और उसमें से बहुत अच्छा धान वगैरह उगा रहे हैं। तो उड़ीसा के कोरापुट देख लीजिए, कंधमाल देख लीजिए, बहुत कम टेरेसिंग है। तो अगर मनरेगा से ये जो सारे जो पहाड़ी ज़मीन है, अगर उनकी टेरेसिंग कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा इरोजन में कमी आएगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी, और जिन लोगों को
साल में 60 दिन की मजदूरी मिलती थी अपने खेत में, वो 60 दिन की जगह शायद 150 दिन हो जाएगा। अगर वो 150 दिन हो गया तो फिर बाकी 100 दिन मनरेगा से उनका गुजारा चल जाएगा। तो ये बात तो मनरेगा में है। तो मनरेगा को अभी दो तरीके से देखना पड़ेगा। जो लोग वापस आए हैं उनके लिए ये एक, आप कह सकते हैं, सेफ्टी नेट है कि बाकी सब कोई कमाए नहीं है तो मनरेगा उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए मनरेगा का क्या इस्तेमाल हो, कैसे आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है कि टेरेसिंग वाली जो बात आपने कही है। और दूसरी तरफ बात ये उठ रही, चूँकि इन मज़दूरों की संख्या भी ज़्यादा है, तो क्या और जो सिविल वर्क होते हैं गवर्नमेंट के, रोड कंस्ट्रक्शन के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, सेंट्रल के भी, इवन हाईवे को भी ले सकते हैं आप, और ये सारे काम इसमें भी इन मज़दूरों को अगर मनरेगा से जोड़ करके ये एम्प्लॉयमेंट अगर किया जाए तो कुछ रास्ता निकल सकता है, क्या लगता है? इसमें एक चीज़ तो देखना पड़ेगा, वो ये है कि जब गांधी जी ने चरखे की बात की तब तक मशीन लूम आ चुका था। फिर भी गांधी जी ने चरखे की बात की, इसलिए की क्योंकि वो देख रहे थे कि मशीन लूम से सारे भारत को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता था, पर चरखे से मिल सकता था। अब परेशानी ये है कि भारत में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे मैकेनाइज हो रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हाल फिलहाल में मैकेनाइज हो रहे हैं उसको देख लें। 20 साल पहले जेसीबी कहीं कहीं दिखते थे। हाँ, बहुत रेयर केस में। अब कहीं कोई गांव नहीं है हाँ, जेसीबी जहाँ पे बिना जेसीबी के काम चल रहा है। तो एक एक जेसीबी कितने लोगों का मजदूरी मार रहा है। तो ये तो बात है। जैसे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत बहुत उम्दा प्रोग्राम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय शुरू हुआ था और बहुत बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन पिछले कई सालों से वो प्रोग्राम में मजदूर लगते ही नहीं है, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम जेसीबी से चलता है। तो इधर हम मनरेगा में काम देते हैं, लेकिन उधर एक बहुत बड़ा काम जिसमें लोगों को मजदूरी मिल सकती थी उसमें जेसीबी चलती है। तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि कितना हद तक हम लोग ये लेबर डिस्प्लेसिंग मशीनरी यूज़ करें। लेकिन जेसीबी से और दो भयानक चीज़ें वो नॉर्थ इंडिया में पहले से थे, अब उड़ीसा में आ रहे हैं। एक है कंबाइंड हार्वेस्टर। तो कंबाइंड हार्वेस्टर तो कुल मिला के जो उड़ीसा में जो भी धान की खेती वाला एरिया है, दो सबसे बड़े रोजगार के स्रोत होते हैं खेती से। एक होता है कटाई और दूसरी होता है ट्रांसप्लांटेशन, रोपना। तो ये जो कटाई का मशीन है वो तो कई साल पहले आ गए। रोपने का मशीन अभी ये 5-7 साल से पॉपुलर हो रहे हैं। तो मतलब ये जो रोपने का मशीन और कटाई का मशीन को ले लें तो ज़्यादा करके लोगों का इसी से मजदूरी निकल जाएगा। अब ये लोग कहाँ जाएंगे फिर? ये लोग बाहर ही जाएंगे, ईंट भट्टों पे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में भी सरकार को सोचनी पड़ेगी। ये कोरोना आतंक के समय गांधी जी के बात को फिर से देखने का एक मौका, गांधी जी के नज़रिए से फिर से अर्थनीति को देखने का एक मौका हमारे सामने ये कोरोना संकट लाके हमको खड़ा किया है। तो उस हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि हम जितना हो सके अपने लोगों का एम्प्लॉयमेंट मशीन से डिस्प्लेस ना करें। देखिए, एक बात होती है कि ठीक है ये चीज़ें हैं, लेकिन आपकी जो अप्रोच है वो उन मज़दूरों के प्रति कहाँ तक ईमानदार है, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि हमारे राज्य में हज़ारों की संख्या में ग्राम पंचायत और पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर्स खोले गए हैं, सरपंचों को कलेक्टर के पावर डेलीगेट किए गए हैं, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन जो वहाँ से श्रमिक आ रहे हैं और क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, अगर ये सरकार ठीक से पहल करती होती तो उनको वहीं के वहीं उनके जॉब कार्ड भी तो बनाती जाती। हाँ, और उनको रजिस्टर करती, उनके जिनके पास राशन कार्ड, उनको राशन कार्ड की व्यवस्था करती। अगर वो अपने गांव में बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत तो यहाँ से हो ही जानी चाहिए। इस पर कहाँ तक क्या काम हुआ है? देखिए, मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि उड़ीसा के दो टाइप के जो माइग्रेंट लेबर है। एक तो मैं कहूँगा कि जो माइग्रेंट लेबर जो बलांगीर से जो जाता है, जैसे ईंट भट्टों पर जाता है, उनमें से ज़्यादा करके लोग जो हैं वो पहले से उनके पास जॉब कार्ड है। तो उनका परेशानी जॉब कार्ड नहीं होना नहीं है, उनका परेशानी है कि जॉब कार्ड में उनको काम नहीं मिलता। नहीं, जो रिटर्नी सूरत से, मुंबई से या अलग अलग वो कम ही होंगे। मतलब
देखिए जॉब कार्ड ऐसा है ना, जॉब कार्ड एक परिवार का एक होता है और उसमें हर एक परिवार का हर एक मेंबर का नाम होता है। तो ज़्यादा करके जो लोग वापस आ रहे हैं वो या तो ऐसे लोग हैं जो परिवार सहित माइग्रेट करते हैं लेकिन 3 महीने 4 महीने के लिए, मतलब यहाँ पे उनका राशन कार्ड भी है, जॉब कार्ड भी है, या फिर ऐसे लोग हैं, युवा लोग हैं जिनका परिवार यहीं रहता है लेकिन वो जाके बाहर काम करते हैं, तो वो वापस आए तो उनका भी जॉब कार्ड है। लेकिन आपका बात सही है कि इनमें से कई लोग होंगे जिनके पास शायद जॉब कार्ड ना हो, तो ये एक माकूल समय है कि जब वो क्वारंटाइन सेंटर में हैं उनका जॉब कार्ड बना लिया जाए। अगर उनका राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड बना लिया जाए। आधार कार्ड भी ज़्यादा करके जो सरकार ने जो नियम बनाया कि आधार कार्ड से ही आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसको देखते हुए शायद आधार कार्ड नया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इनको जो एम्प्लॉयमेंट है, क्या मनरेगा में इस तरीके का प्लान ऑलरेडी है कि क्या काम कर सकते हैं? क्योंकि मनरेगा कैसे काम चलता है? मनरेगा में कोई देखिए, मनरेगा बिल्कुल एक उल्टा स्कीम है। सही मायने में कहें तो ये भारत का जितना भी सारा स्कीम है ये सबसे डेमोक्रेटिक स्कीम है। बाकी जो स्कीम है तो अभी भी इस कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले जो भी मनरेगा के तहत जॉब दिए जाते थे, एक्चुअली होता क्या था कि वो काम ही नहीं होता था, काम ही नहीं था। क्या काम कराएंगे आप उनसे? तालाब खुदवाते हैं या उसको ठीक कराते हैं, यही सब काम छोटे मोटे होते हैं, गली वली बनवा देते हैं। देखिए, ये मैंने आपको कहा कि अगर आप उड़ीसा के तो उसके बाद पहाड़ी जमीन का टेरेसिंग करेंगे तो शायद आप 4 साल 5 साल लग जाएगा मनरेगा में। हाँ। तो ये जो एक्चुअल प्लानिंग की बात है, वो प्लानिंग की बात एक ज़रूरी बात है कि कैसे आप प्लानिंग करें। लेकिन ये भी है कि मनरेगा जो है, मनरेगा का जब सोचा गया था कि मनरेगा क्या है, इसमें होता था कि जब लोगों को काम नहीं है वो सरकार को काम मांगेंगे और सरकार काम देने के लिए बाध्य होगा। मतलब एक तरीके से देखें तो हम लोग कहते रहते हैं कि जो सरकारी मुलाजिम है वो लोगों के नौकर हैं, नौकरशाह कहते हैं इसके लिए उनको। तो मनरेगा कहता है कि अगर मुझे काम नहीं है तो मैं एक कागज़ पीडीओ साहब को दे दूंगा कि भाई साहब मुझे 15 दिन के बाद 20 दिन के लिए काम चाहिए, आपका जिम्मेवारी है मेरे पास काम पहुंचाना। अगर बीडीओ काम नहीं पहुंचा पाया तो उसको आपको मुआवजा देना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा और कोई कानून में नहीं है। मतलब सही तो रोजगार गारंटी है। यस। तो ये जो गारंटी है तो इसको गारंटी के तरीके से नहीं चलाया जा रहा। तो उड़ीसा में भी नहीं चलाया जा रहा है और शायद कोई राज्य में नहीं चलाया जा रहा है। इसको चलाया जा रहा है कि भाई कहीं पे कोई अच्छा कलेक्टर है तो काम बढ़ जाएगा। लेकिन उड़ीसा जैसे राज्य में स्कोप है। आप ये बहुत है। आप एक सिंपल उदाहरण आपको दे दूं। पिछले महीने करीब 28-27 तारीख को, अभी 1 महीना 30 दिन का बात है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग उड़ीसा में जो काम है, प्रतिदिन काम है, उस दिन 5 लाख लोग हर रोज काम करते थे मनरेगा में। उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते में इसको 10 लाख बनाना चाहते हैं। अब आज 4 हफ्ते के बाद आज पहली बार उड़ीसा में 10 लाख लोगों के लिए काम खोला गया मनरेगा में। ये खुशी की बात है। 10 लाख लोगों के लिए काम खोला, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये खुशी तब थोड़ी फीकी पड़ जाती है जब आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में 25 लाख लोगों के लिए काम खुला है, या फिर राजस्थान में 40 लाख लोगों के लिए काम खुला। तो उड़ीसा के जो पहले जो मुख्यमंत्री थे, सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री जो बिजू पटनायक जी थे, तो बिजू पटनायक जी कहते थे, वो बड़े थे, बूढ़े थे, तो उड़िया लोगों को खूब गाली भी देते थे। तो कहते थे कि ये उड़िया लोग, तुम लोग जो है ना सपना भी छोटा देखते हो। तो मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा और वो भी 10 लाख, जबकि बगल में छत्तीसगढ़ हमारे से छोटा है, 25 लाख कर रहा है, राजस्थान 40 लाख कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मनरेगा के बारे में भी हमको सपना थोड़ा बड़ा देखना पड़ेगा। तो सपने में 2 चीज़ें हैं। एक कि 10 लाख का बात छोड़िए, 20-25 लाख लोग रोज काम करेंगे, और उससे भी बड़ा चीज़, ये 20-25 लाख लोग ऐसे काम करेंगे जिस काम से आगे मनरेगा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों की रोजगार ऐसी बढ़ जाएगी कि मनरेगा की, आप सोचिए, आपके पास एक मोटरसाइकिल है, आप मोटरसाइकिल लेते हैं तो कंपनी को पूछते हैं कि भाई इसका वारंटी है कि नहीं,
तो बोलता है वारंटी है। जो कंपनी 2 साल की वारंटी देगी आप उसको खरीदेंगे, जो 6 महीने की वारंटी देगी उसको नहीं खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन आपने मोटरसाइकिल ले लिया तो आप थोड़ी ना चाहेंगे कि मैं रोज रोज लाके रिपेयर कराऊं। रिपेयर आप तब कराने जाएंगे जब आपका गाड़ी खराब होगा। तो मनरेगा कैसे ऐसी ही चीज है। मतलब देखिए, हम लोगों ने आपको वोट दे दिया, 5 साल के लिए आपको राजा बना दिया। अब भाई अर्थनीति को ऐसे चलाओ कि हमको 300 400 500 रुपए की रोजी मिले। अगर नहीं मिले तो हम अपना गारंटी लेके आपके पास आएंगे, भाई हमको मनरेगा में काम दो। तो अगर सरकार अर्थनीति को ठीक चलाए तो मनरेगा की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। मनरेगा तो देखें तो एक वारंटी कार्ड है, गारंटी कार्ड है। अगर सरकार ठीक से अर्थनीति को चलाए तो मनरेगा शायद बिल्कुल जरूरी ना हो। लेकिन इसमें एक चीज मैं कह दूं, शायद आप और कहीं पे भी बात रखना चाहते हैं। उड़ीसा में मेरे को अभी 47 साल हो गया, तो बचपन से मैं सुन रहा हूँ उड़ीसा का जो ड्रीम क्या है कि एक और स्टील प्लांट बनेगा या फिर एक और एल्यूमिनियम प्लांट बनेगा। हमारे जो ड्रीम है ये कहीं ना कहीं ये मेटल मिनरल इंडस्ट्री में सिमट के रह गए। हमारे जो लोग बाहर गए हैं वो कोई मेटल इंडस्ट्री में नहीं गया है, वो कहीं पे जाके पाइप इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कहीं पे जाके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो जो चीज़ें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती हैं उड़ीसा में, वैसे एम्प्लॉयमेंट वाली इंडस्ट्री को हमने प्रमोट नहीं किया। अगर आज अगर जो सूरत से वापस आए हैं, अगर उनको यहाँ पे काम देना होगा तो उनके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ा करना पड़ेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए क्या हमारे पास कपास की पर्याप्त खेती है? मुझे लगता है कि उड़ीसा आज के डेट में 5-7%। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानस ये एक बताया जा रहा है कि अच्छा कदम है, और मैंने उसको बड़ा बारीकी से देखा भी। वो था प्रवासी श्रमिक आयोग के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों से कहा इसका पूरा प्रारूप तैयार करो। तो उसमें उन्होंने यही लिया है कि जो भी यूपी के श्रमिक बाहर काम कर रहे हैं और यहाँ आए हुए हैं, वहाँ 23 लाख के आसपास श्रमिक, मैं यूपी का ही हूँ तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी और आइडिया भी है। तो लगभग 23 लाख श्रमिक अब तक वहाँ वापस आ चुके हैं, अभी भी वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने उनका सबका लेखा जोखा, वो कहीं भी काम करें, उन सरकारों से कहा जहाँ भी काम करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन वो उनको दें और ये उनको दें, जो शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है उनके लिए वो, और प्लस और भी तमाम चीज़ें उनके रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए आयोग को जो सुझाव देना चाहिए, जो आयोग को टास्क देने की वो बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक ठीक ठाक लगी। क्या आपको लगता है कि इस तरह का आयोग न केवल नेशनल लेवल पे बल्कि उड़ीसा स्टेट में भी बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोग, अगर आप सिटीजन एक्शन ग्रुप की बात करें जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जी जी, तो हमारा पहले दिन से ही जो डिमांड रहा है वो ये है कि एक नेशनल टास्क फोर्स बने। तो आप कमीशन बोल रहे हैं तो कमीशन टास्क फोर्स कमीशन भी बने वही। तो एक नेशनल टास्क फोर्स कमीशन एक्चुअली वो थोड़ा सा ऑटोनोमस सी हो जाती है। बढ़िया बात, कमीशन सही है, मैं मान लेता हूँ आपका बात। तो अगर एक नेशनल कमीशन बने और स्टेट कमीशंस बने, और ये जो माइग्रेंट्स जहाँ जहाँ पे हैं उसका सूचना बिल्कुल अच्छे से रहे, और वो जहाँ पे भी हैं उनको भारतीय नागरिकता का पूरा लाभ मिले। आज जो हम लोगों का दिक्कत हुआ है कि उड़ीसा का जो मजदूर गुजरात में था या महाराष्ट्र में था, उसको भारतीय नागरिक होने का पूरा जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं हुआ। तो सौतेला व्यवहार किया गया, दूसरे राज्यों में जो काम किया, ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। निकाल दिए गए, सड़क पे पड़े हुए हैं, कारखाने के अंदर तक जगह नहीं मिली सोने को। लेकिन मैं सूरत का ही बात करूं तो मुझे कहीं लगता है कि मैं अगर उड़ीसा के लोगों को सूरत में कैसे बर्ताव किया गया उसके बारे में बोलूं तो मैं गलत बोल जाऊंगा, क्योंकि उड़िया के हिसाब से मैं सोचता हूं शायद, लेकिन वो उड़िया नहीं था उसमें। उड़ीसा के लोगों के साथ भी वही हुआ, झारखंड के लोगों के साथ सभी के साथ हुआ है। और मुझे लगता है कि गुजरात के जो अन्य प्रांतों से जो सूरत में आए थे उनके साथ भी वही हुआ। तो अगर सूरत को देखें तो सूरत में सबसे ज्यादा जो कोविड पाया गया वो सबसे ज्यादा जो स्लम एरिया है वहीं पे पाया गया। तो परेशानी क्या हुई कि टेस्टिंग नहीं हुई उनकी। तो अब वो हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं, फिर टेस्ट कर रहे हैं। उड़ीसा ला रही है, टेस्ट कर रही है, झारखंड ला रही है, टेस्ट कर रही है, तो उड़ीसा की संख्या बढ़ रही है। तो अभी भी चूंकि ये सिलसिला जारी है, तो अब बीच में क्या इस तरह के कोई सुधार लागू किए जा सकते हैं कि जैसे टेस्टिंग के बाद उनको भेजना हुआ, और कोशिश ये की जानी चाहिए कि अगर
किसी भी राज्य के श्रमिक किसी दूसरे राज्य में हैं तो कोशिश ये की जाए कि वहाँ की सरकार से कहा जाए कि उसको वहीं पे रोको, उनको सारी सुविधाएं दो, भले ही जो भी बिल या उस पर खर्चा होता है वो यहाँ का कंसर्न जहाँ का वो रहने वाला है वो सरकार उठाए। तो ऐसे कोई देखिए, इसमें शायद पहल हुए हैं और वो पहल फेल हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पहल नहीं हुए हैं, क्योंकि शुरुआती दिन में ही उड़ीसा सरकार का जो डिक्लेरेशन था कि हम लोग हर जगह जहाँ पे हमारे लोग हैं हम वहाँ के सरकारों के साथ काम करेंगे और उनका पैसा भी हम भरपाई करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। कहीं कहीं पे हुआ, कोई कई राज्य में, मैं कोई नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई कोई राज्य में जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनकी अच्छी ख्याल रखी गई, कई कई राज्यों में उनको भगाया गया। तो मुझे लगता है कि ये राज्य राज्य के बीच में नहीं हो सकता। इसको अगर करना है तो केंद्र सरकार को ही करना हो। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये चाहेंगे कि उड़ीसा राज्य के लिए, कि जैसा कि सरकार भी कह रही है कि जितने भी माइग्रेंट लेबर अगर पूरी की पूरी संख्या में मान लीजिए आ जाएं सपोज, तो क्या मनरेगा के तहत सबको एकोमोडेट किया जा सकता है? देखिए, ये तो आपको लगता है, क्योंकि आपने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, तो थोड़ा अपने अनुभव के आधार पे बताइए। देखिए, ये सवाल बड़ा पेचीदा सवाल है। क्या मनरेगा में इन सबको काम मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। क्या मनरेगा में इतना स्कोप है कि इनको काम मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। लेकिन क्या मनरेगा इनके लिए लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन सकता है? वो नहीं बन सकता। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट का उड़ीसा सरकार को सोचना होगा। और हम लोग भी अभी कोविड से बहुत डरे हुए हैं, इसलिए हम लोग शायद सोच रहे हैं कि आगे माइग्रेशन नहीं होगा। लेकिन माइग्रेशन, आप माइग्रेशन करके हैं यहाँ पे। हाँ। आप नहीं सोच रहे हैं वापस जाने की। मेरा जीवन का करीब 10 साल बाहर माइग्रेट करके, आप लोगों का प्यार जाने कहाँ दे रहा है? नहीं, तो वही बात है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इंटरस्टेट माइग्रेशन को बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, हाँ, एक बात सही है कि लोग इतना भूखे ना रहें कि सिर्फ पेट भरने के लिए दूसरे राज्य में जाएं। लेकिन लोगों के सपने बड़े भी हैं। लोग सिर्फ पेट भरने से ऊपर कुछ करना चाहते हैं। उड़िया, मेरा एक गांव का एक लड़का है, वो आज के दिन में हरिद्वार में करीब 5-6 होटल्स के, बड़े बड़े होटल्स के उसने ठेका लिया हुआ है कि उनका सारा प्लम्बिंग का काम वो करता है। वो क्यों वापस आएगा? उड़ीसा सरकार उसको क्या दे सकती है? मुझे लगता है कि उसको वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन हर भारतीय को वो जहाँ पे भी है, जिस राज्य में है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। अगर ये सम्मान इस बार भी मिला होता तो मुझे लगता है कि इतने मात्रा में लोग लौटते नहीं। और जब काम वापस अर्थनीति शुरुआत करने की बात थी, अगर इतने लोग नहीं लौटते तो अर्थनीति को वापस शुरू करना भी बहुत आसान रहता। मुझे लगता है कि हमने जो सबसे बड़ा फेल्यूर हुआ हमारा एक कोरोना क्राइसिस में, कि हमने माइग्रेंट लेबरर्स को ऐसे ट्रीट किया कि आगे चल के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने से डरेंगे। अगर ये हुआ, भारत जो है एक नेशनल लेबर मार्केट भी है। हम जीएसटी लाए और हमने कहा कि भाई एक भारत एक टैक्स। तो अगर एक भारत एक टैक्स, तो एक भारत और एक ही पहचान, कि कहीं पे भी भारतीय श्रमिक हो। उड़ीसा का श्रमिक गुजरात में काम कर रहा है, गुजरात का श्रमिक दिल्ली में काम कर रहा है, दिल्ली का श्रमिक हिमाचल में काम कर रहा है। अगर उनके साथ भेदभाव नहीं होगा तो सही मायने में देश एक होगा और देश का अर्थनीति सशक्त होगा। तो नंदन नीलेकणी का जो कार्ड था यूआईडी, वो क्या था? वो इससे अलग है? देखिए, यूआईडी के बारे में तो बात नहीं करेंगे। यूआईडी तो अभी जो परेशानी हुआ कि वो आधार कार्ड के वजह से बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया उड़ीसा में। तो हम तो बहुत दिन से बोलते रहे हैं कि उड़ीसा सरकार ये आधार कार्ड को बेसिस से हटाओ करके। और सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में ये नहीं है, पंजाब वगैरह में नहीं है। ये सिर्फ उड़ीसा और कर्नाटक 2 ही सरकारें हैं जिन्होंने आधार कार्ड को मैंडेटरी बनाया। उड़ीसा सरकार का बाकी अगर काम देखें तो ठीक ठाक है, अच्छा काम किया है। ये आधार कार्ड को क्यों पकड़ लिया, वो अब भी हम लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सही में उड़ीसा सरकार का बहुत किरकिरी करा रही है इस देश भर में। चलिए, थैंक यू वेरी मच मानस जी, बहुत अच्छी बातचीत रही। और मानस जी का कहना है कि जो जितने भी हमारे माइग्रेंट लेबर वहाँ से आ रहे हैं बाहर से उड़ीसा को, तो उनको मनरेगा के तहत एडजस्ट किया जा सकता है। और इन्होंने एक आइडिया बहुत अच्छा दिया टेरेसिंग वाला, कि जो पहाड़ी क्षेत्र की कृषि भूमि है
तो ये काम कुछ राज्यों में हुआ है। अगर उड़ीसा इसको अडॉप्ट कर लेती है तो मनरेगा में फिर किसी भी तरह की किसी के भी जॉबलेस होने की नौबत ही नहीं आएगी। और दूसरी बात इनकी ये भी महत्वपूर्ण है कि मनरेगा कोई जॉब का कोई स्थायी हल नहीं है, यानी विकल्प सामने रख के उसके बाद सोचना चाहिए। तो खैर ये एक अच्छे सुझाव, सरकार इन पर कहाँ तक अमल करती है या क्या कंसिडर करती है, इन्होंने ये अपनी रिपोर्ट सिटीजन एक्शन ग्रुप से भेजेंगे सरकार को, राज्य सरकार को और संभवतः केंद्र सरकार को भी। तो वो तो बाद में फैसला होगा। फिलहाल एक अच्छी बातचीत के लिए मानस जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।